खबरों को विस्तार के साथ देख लेते हैं। संसद का विशेष सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज पहले दिन विशेष सत्र की कार्यवाही पुराने संसद भवन में शुरू होगी। कल यानी गणेश चतुर्थी से विशेष सत्र नए संसद भवन में शिफ्ट होगा। सरकार की तरफ से 4 बिल लिस्टेड हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि पर्दे के पीछे हकीकत कुछ और ही है। संसद के 5 दिन के विशेष सत्र आज से पुराने संसद भवन में शुरू होने जा रहा है। आज पहले दिन संविधान सभा से लेकर आज तक पुराने संसद भवन की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृति और सीख पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट्री जर्नी ऑफ 75 years स्टार्टिंग फ्रॉम संविधान सभा, अचीवमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड द लर्निंग एंड एंटायर डे देयर विल बी डिस्कशन इन द बोथ द हाउसेस सेपरेटली। मंगलवार को आखिरी बार संसद के पुराने भवन में संसद की कार्यवाही चलेगी। 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में मौजूदा सांसदों की फोटो सेशन होगा। इसके बाद सेंट्रल हॉल में एक और समारोह होगा। फिर पूरी संसद नई बिल्डिंग में प्रवेश कर जाएगी। फर्स्ट डे ऑफ द सेशन विल इन द न्यू पार्लियामेंट विल हेल्ड ऑन 19th एंड फ्रॉम 20th देयर विल बी रेगुलर गवर्नमेंट बिजनेस। देखिए, विशेष सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक पास कराने की मांग की है। अब सरकार की कुछ सहयोगी पार्टियां भी इस मांग के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस पर सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर असमंजस में फंसी विपक्षी पार्टियां ये चाहती हैं कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पारित करवाए। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने ये मांग सरकार के सामने उठाई। और हमारे ज्यादातर जो पार्टियां हैं, विपक्ष सारे पार्टियां की एक ही मांग थी कि भाई वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। विशेष सत्र में सिर्फ 4 बिल पर ही चर्चा होगी या कुछ और बिल या मुद्दों पर बहस होगी, इस पर सरकार ने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। महिला आरक्षण बिल पर सरकार की ओर से कहा गया कि फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा और एप्रोप्रिएट टाइम में एप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। मोदी सरकार के सहयोगी एनसीपी अजीत गुट भी यही चाहता है कि नए संसद भवन का आगाज महिला आरक्षण बिल को पारित करके किया जाए। जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और एक नई वास्तु में जा रहे हैं, तो हमने निश्चित महिलाओं का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हुए हमने ये महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए। वहीं देखिए, तेलंगाना में रविवार को कांग्रेस ने विशाल रैली की और महालक्ष्मी योजना की गारंटी का ऐलान किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा रही कांग्रेस की होर्डिंग की, जो रैली से पहले हैदराबाद में लगाई गई थी। देखिए तस्वीरें। यही वो होर्डिंग है जिसको हैदराबाद में कांग्रेस रैली स्थल के पास लगाया था। इसमें सोनिया गांधी को भारत माता के रूप में दिखाया गया है। तेलंगाना में इस साल के आखिरी में चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस ने भी योजनाओं की झड़ी लगा दी है। सोनिया गांधी ने तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दी हैं, जिसमें सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना की महिलाओं को हर महीने 2,500 हजार रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा मिलेगा। इसके अलावा सभी घरों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, किसानों को सालाना 15,000 की वित्तीय मदद और छात्रों को 5 लाख रुपए का विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने कहा कि उनका सपना है कि तेलंगाना में उनकी पार्टी की सरकार बने। It has been my dream to see the Congress government in Telangana. तो वहीं देखिए, हैदराबाद में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी, केसीआर और ओवैसी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने केसीआर की पार्टी का नया नाम भी दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को केसीआर के गढ़ में पहुंचकर उनके खिलाफ जमकर हमला बोला। हैदराबाद की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर के अलावा ओवैसी और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने केसीआर की पार्टी बीआरएस को बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं।
राहुल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और AIMIM प्रमुख ओवैसी के खिलाफ ED और CBI के मामले दर्ज नहीं होते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को अपना मानते हैं। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 13 जनवरी से आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ एनकाउंटर छठे दिन भी जारी है। गडोले जंगल में भी अब हर जगह, यानी कि कोकरनाग में जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं, वहां सेना के लगातार जो सेना है वो डटी हुई है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। अनंतनाग में सेना लगातार आतंकियों के ठिकाने पर भारी गोलाबारी कर रही है और रॉकेट लॉन्चर से बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे कोरेकनाग का पूरा इलाका दहल उठा है। सिर्फ गोलीबारी और बम ही नहीं, सेना ने आतंकियों को बिल से बाहर खदेड़ने का एक और तरीका निकाला है। सेना को जिस गुफा में आतंकियों के छिपे होने का शक है, उसमें आग लगा दी गई है। एक गुफा है इन पहाड़ियों के बीच में, जिसमें हमने देखा सुबह आग भी लगी थी और उससे धुआं उठ रहा था। वो इसलिए थी कि उसके भीतर अगर कोई मिलिटेंट है तो वो धुएं की वजह से, वो सफोकेशन की वजह से बाहर आए और गर्मी की वजह से बाहर आए तो उनको निशाना बनाया जाए। कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियानों में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। सेना की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए, जिसके लिए सेना पहले से ज्यादा आक्रामक दिख रही है। सेना ने पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोरेगनाग में एक कमांड सेंटर भी बनाया है, जहां से उन्हें ऑपरेशन की लाइव फीड मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में छेड़खानी से सड़क पर गिरी छात्रा की मौत के मामले में आरोपियों को पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया है। बता दें कि आरोपी मनचले भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें मुठभेड़ में पुलिस ने पैरों में गोली मार दी। सीएम योगी ने प्रदेश में छेड़खानी करने वालों को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। खुद के पैरों से चलने में लाचार ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि छेड़छाड़ के आरोपी हैं, जिनकी नापाक करतूत की वजह से यूपी के अंबेडकर नगर में एक छात्रा की जान चली गई। पुलिस ने जब इन दोनों आरोपियों को पकड़ा तो मेडिकल जांच के दौरान भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुआ और दोनों मंचलों के पैर में पुलिस की गोली लग गई। दोनों फिर से कानून की गिरफ्त में हैं। 15 सितंबर को बाइक से जा रहे इन दोनों आरोपियों ने एक छात्रा का दुपट्टा खींचा, जिससे वो सड़क पर गिर गई थी। तभी एक दूसरी बाइक ने लड़की को कुचल दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर किसी से छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पर आरोपी का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। आइए बात कर लेते हैं हरियाणा के नूह की, जहां एक बार फिर इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। जिले में 17 से 19 सितंबर तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और गलत सूचना, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये बड़ा फैसला एक बार फिर लिया गया है। हरियाणा में सरकार एक बार फिर सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई है। मामन खान की गिरफ्तारी और कोर्ट से 2 दिन की हिरासत का आदेश दिए जाने के बाद सरकार हर कदम फूंक कर रख रही है। सरकार के आदेश में नूह में 17 से 19 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 19 सितंबर रात 12 बजे तक इन सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। गलत सूचना और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य के गृह मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक सिर्फ बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सेवाएं जारी रहेंगी। इस बीच कांग्रेस विधायक मामन खान को उनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने पर रविवार को नूह जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने कहा, मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामन को 4 मामलों में पेश किया। मामन खान पर 3 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। आइए बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां एक बार फिर हथियारबंद बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाया है। इस बार हथियारबंद उग्रवादियों ने सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। मणिपुर में हिंसा का दौर अब भी थमा नहीं है। अलग अलग जिलों में हथियारबंद बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बार इन बदमाशों ने सेना के एक सिपाही की हत्या कर दी। सिपाही का नाम थांग थांग कॉम है
और वो हाल ही में अपने घर छुट्टी बिताने आए थे। घटना इसी महीने की 16 तारीख की है। सुबह करीब 10 बजे 3 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और थांग थांग कौम के सिर पर बंदूक तान दी। इसके बाद वो थांग थांग कौम को घर से एक सफेद गाड़ी में अगवा करके ले गए। बाद में बदमाशों ने सिपाही के सिर पर गोली मार दी। ये पूरी घटना सिपाही थांग थांग कौम के 10 साल के बेटे के सामने हुई, जो इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है। 17 तारीख की सुबह तक थांग थांग कौम की कोई खबर नहीं मिली। करीब 9:30 बजे सिपाही का शव इम्फाल पूर्व के सोगोल मांग में मिला। मृतक की पहचान उनके भाई और बहनोई ने की। इसके पहले 13 सितंबर को मणिपुर से एक दरोगा की हत्या की खबर भी सामने आई थी। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि कई राज्यों में बारिश से तबाही का दौर लगातार जारी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात की बात करें तो यहां कई जिलों में भारी बारिश के बाद अब स्थिति बेहद चिंतापूर्ण बनी हुई है। बाढ़ बारिश का कहर देश के कई राज्यों में मुसीबत बनकर टूट रहा है। यूपी से राजस्थान और गुजरात तक बारिश का भयानक रूप लोगों को परेशान कर रहा है। गुजरात में रविवार को जिस तरह बारिश हुई, उसके बाद तो कई शहरों की तस्वीर ही बदल गई। गोधरा में बारिश के बाद रेल की पटरियां ही पानी में डूब गईं। भरूच में भारी बारिश के बाद नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालात ऐसे हो गए कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा और लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। खेड़ा में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वन कबोरी बांध के दरवाजे खोलने की नौबत आ गई। पानी की लहरें बता रही हैं कि यहाँ किस हद तक बारिश हुई है। गुजरात के दाहोद में तो एक कार पानी की तेज लहरों के बीच फंस गई। जिस समय ये हुआ, गाड़ी में कुछ लोग भी सवार थे। हालांकि समय रहते रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचा लिया। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में बरसात ने जमकर तबाही मचाई। बरसात ने शहर की कई कॉलोनियों को जलमग्न कर दिया। जी न्यूज़।